हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है। जी हां दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन दबा दीजिए। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बिल्कुल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके साथ आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा कंडीशंस इस वजह की मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, और अब मैं आप लोगों के लिए नए तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से हम आपको एक नए तरीके से आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और जल्दी ही पेपर होने वाले हैं, हाल ही में पेपर डेट आ चुका है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम जो बात करेंगे, जो जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है, होम साइंस में जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका जो सेट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो चर्चा का विषय रहेगा वो ऊन प्राप्ति के बारे में होगा। ऊन प्राप्ति किस तरीके से होता है उसके बारे में, और कैसे कहाँ से मिलता है, किस किस चीज़ों से मिलता है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ना होगा। तो अहम बात दोस्तों आज के टॉपिक में रहेगी कि ऊन की प्राप्ति के लिए हमें कितने संघर्ष झेलने पड़ते हैं, किस तरीके से मिलता है, फिर जाके हमें गर्म ऊन के जो कपड़े, यानी कि गर्म ऊन के कपड़े पहनते हैं, वो आपको कैसे मिलता है। तो सबसे पहले आपका प्रश्न जो होता है, प्रश्न के रूप में जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसमें बताया जाएगा आपको, प्रश्न जो पूछा जाएगा आपके पेपर में वो आएगा कि ऊन प्राप्ति के विभिन्न साधनों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि जो इस तरीके से प्रश्न होते हैं वो आम नागरिकों के लिए होता है। और ये जो पेपर में सरल स्वभाव के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इसी तरीके के होते हैं, और हमें जो लिखना होता है कुछ इस तरीके से आपको लिखना भी होता है। तो पढ़ने, समझने और लिखने का तरीका आपको हम तीनों बताते चलते हैं कि इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से लिखना है, और इसी तरीके से आपको आगे की ओर समझना है। अब जैसे आंसर में आपका आता है कि कश्मीरी बकरी, फर्स्ट में आप डालेंगे कि कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी की जो होती हैं वो उनको किस तरीके से ऊन पाए जाते हैं, हमें किस तरीके से मिलते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, आ नंबर डाल के कश्मीरी बकरी। इसमें लिखना होगा कि कश्मीरी बकरी विश्व के उत्तरी पश्चिमी भाग में एवं चीन में पाई जाती है। यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग एवं चीन में पाई जाती हैं। तो उत्तरी पश्चिमी भाग में और चीन में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और इस बकरी से प्राप्त ऊन के जो तंतुओं के दो परतें होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऊपरी परतें जो हैं वो ऊपरी परते के तंतु जो होते हैं वो खुरदरे तथा सख्त किस्म के होते हैं, जबकि निचले जो परत होते हैं वो क्या होते हैं? चिकने होते हैं। यानी कि जो निचले परत के जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? चिकने होते हैं, जिनके व्यवसायिक दृष्टि से पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं? हम पश्मीना के नाम से जानते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन से अच्छी किस्म के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। जो कश्मीरी बकरी होती हैं इनसे अच्छे लेकिन उच्च कोट की जो हमें ऊन मिलते हैं वो हमारे को प्रदान होती है। तो ये होता है आपका ऊन प्राप्ति। उसके बाद फिर आता है बा नंबर आपका। अब इसमें आपका आता है अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी क्या होता है दोस्तों? अंगोरा बकरी किस प्रकार की होती हैं? इसमें होता है दोस्तों कि कई शताब्दियों पूर्व टर्की में, यानी जो अंगोरा बकरी होती है वो टर्की में पाई जाती हैं। अब टर्की में भी इस किस्म का जो ऊन है, जो ऊन प्राप्त किया जाता है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अफ्रीका में भी इस किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता है। और इसमें प्राप्त तंतु ऊनी तंतुओं की अपेक्षा अधिक उत्तम किस्म के होते हैं। यानी कि ये जो पहले टर्की में पाया जाता था अब वो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अफ्रीका में भी पाया जाने लगा। और इसमें जो तंतु है वो किसके अपेक्षा है? वो उत्तम किस्म के होते हैं, जो अंगोरा बकरी के होते हैं। अब आपका आता है थर्ड नंबर, अल्पाका। अल्पाका क्या है दोस्तों? अल्पाका कौन से जानवर का होता है? ये छोटे कद का जानवर, यानी जो अल्पाका है वो क्या है? छोटे कद का जानवर होता है। इसमें प्राप्त जो तंतु होते हैं वो 12 डिग्री या अंश बोलेंगे आप, 12 डिग्री लंबे होते हैं या 12 अंश लंबे होते हैं। इसका 12 इंच लंबे होते हैं। इसका प्रयोग पायल बुनाई के निर्मित वस्त्रों में किया जाता है। जो पायल की बुनाई होती है उसके वस्त्र के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। उसका फिर नेक्स्ट है द नंबर, यानी ऊँट। ऊँट के किस प्रकार हमें ऊन प्राप्त होते हैं? मंगोलिया, चीन एवं उत्तर पश्चिमी भाग में ऊँट से प्राप्त ऊन का प्रयोग किया जाता है। और यह ऊन कोमल, सुंदर तथा चमकीली होती है, जो कि ऊँट की गर्दन व पेट
के भागों से प्राप्त की जाती हैं, जबकि ऊँट के अन्य शरीर के हिस्सों से प्राप्त ऊन घटिया किस्म का होता है, जिसे हम रस्सियाँ, दरी एवं कंबल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ऊँट से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो आप कंबल पहनते हैं, जो रस्सियाँ बनाई जाती है, दरी बनाई जाती है, ये सारे कहाँ से मिलते हैं? ये ऊँट से प्राप्त होते हैं। अब आता है यह नंबर, यानी अंगोरा खरगोश। अंगोरा खरगोश क्या होते हैं? अंगोरा खरगोश होते हैं दोस्तों कि इसमें जो अंगोरा खरगोश से प्राप्त ऊन जो होते हैं, वो उनके जो तंतु होते हैं यानी कोमल होते हैं, रेशम के समान चमकदार होते हैं। यह शुद्ध उज्ज्वल ऊन होते हैं। इसमें तैयार किए गए जैसे सूत से स्वेटर व बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये अंगोरा खरगोश से प्राप्त ऊन होते हैं। अब आता है नंबर लामा। इस जो लामा, अभी लामा कौन सा जानवर होता है? इससे भी ऊन प्राप्त होते हैं, यानी इस जानवर से प्राप्त ऊन भारी तथा घनी होती है। जो लामा जानवर है, इसके जो ऊन प्राप्त होते हैं, इसमें भारी होते हैं और घने भी ऊन होते हैं, और इस ऊन का रंग जो होता है वो धुंधलापन होता है, हल्का यानी धुंधलापन लिए हुए पीला होता है, और ऊपरी तह के तंतु कोमल व रेशम की भांति होते हैं। यानी कहने की बात ये होती है दोस्तों कि जो लामा जानवर का ऊन होता है, ये रेशम के समान होता है, रेशम के समान चमकदार और थोड़ा सुलफुल होता है, यानी कि क्या होता है? ये रेशम की भांति होता है, और ये शुद्ध रूप से पाया जाता है, यानी कि ऊपरी तन जो है वो रेशम की भांति पाई जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों का संग्रह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, जो हम ऊनी या रेशमी वस्त्रों का हम संग्रह मतलब होता है इसको हम संचयन करें या हम इसको खरीदें, तो इस बात किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? इसमें तो सबसे पहले आपका आंसर आता है दोस्तों कि वस्त्रों की जो उचित सुरक्षा एवं विधिवत संरक्षण है, वो ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यानी कि जो वस्त्रों का उचित सुरक्षा एवं विधिवत संरक्षण का ज्ञान है, वो सभी व्यक्तियों को लगभग आना आवश्यक है, जिनका हर समय नाता रहता है, और वस्त्रों को ठूंस कर बंद कर देने या अच्छे एवं साफ वस्त्रों को गंदे वस्त्रों को भी रख देने से कभी इनकी आशा नहीं की जा सकती है कि यहाँ कहीं चलते समय समयोजित पहनने योग्य परिधान निकाले जा सकते हैं। अतः वस्त्रों की सुरक्षा, देखरेख, उचित संरक्षण एवं समुचित संचयन आदि पर उतना ही ध्यान रखना अनिवार्य है जितना कि हम चाहते हैं। हम देखने वालों को अच्छे लगे और हमारा जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली हो। तो ये है आपका टॉपिक फर्स्ट। फिर आता है वस्त्रों का संपर्क वातावरण तथा तत्व, यानी कि जो है वो त्वचा, दोनों को उसमें रहता है। वातावरण के उठते हुए नन्हे धूल कण वस्त्रों पर बैठ जाते हैं तथा उन्हें गंदा कर देते हैं। अधिक गंदगी के जम जाने से इनका वस्त्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिन वस्त्रों को प्रतिदिन धोया नहीं जा सकता है, उन्हें जब तक ब्रश से झाड़कर साफ कर देना चाहिए। ब्रश वस्त्र के अनुकूल होना चाहिए। अच्छे मुलायम एवं दृढ़ रोए वाले ब्रश से भी वस्त्र को झाड़ना चाहिए। गर्म कपड़ों को नित्य धोना संभव नहीं है, अतः उन्हें उतारकर टांगने तथा पहनने के समय ब्रश से झाड़ना चाहिए। ब्रश को वस्त्र पर मुलायम हाथ से चलाना उचित है, अन्यथा इनसे रचना और वयन के बिगड़ने का डर रहता है। वस्त्र को बराबर धूल कड़वे में अशुद्धियों से मुक्त रखने से वस्त्र का जीवन लंबा होता है तथा उसकी कार्यक्षमता, मजबूती आदि में वृद्धि की जा सकती है। त्वचा के संपर्क में आने से वस्त्रों में पसीना तथा मैल लग जाता है। जिन वस्त्रों को हर बार पहनने के बाद धो डालना संभव नहीं होता है, उन्हें पसीना से मुक्त करने के लिए पहनने के उपरांत धूप हवा में फैला देना चाहिए। रेशमी ऊन तथा अन्य प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों की जो सुरक्षा इसी प्रकार से संभव है। पसीना का प्रभाव वस्त्र को सड़ाने वाला होता है। आम्लीय प्रतिक्रिया होने के कारण यह सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए हानिकारक होता है। बुने हुए ऊनी वस्त्र में लगभग पसीना लगने वाले स्थान पर जमावट आ जाती है। ठंडी ऋतु में पसीना फिर भी वस्त्रों में लग ही जाता है, अतः वस्त्रों की जो कार्यक्षमता एवं टिकाऊपन है
वो बढ़ने के लिए वस्त्रों को धूप हवा दिखाना रहता अनिवार्य है। यदि अधिक खुला बरामदा आदि ना मिल सके तो उन्हें कमरे में ही हैंगर में ऐसे स्थान पर कुछ देर तक टांग कर रखना चाहिए जहां वस्त्र को चारों ओर तथा विभिन्न तहों में हवा परिसंचरित हो सके। सभी प्रकार के वस्त्रों को धूप और हवा दिखाना ज़रूरी है, विशेषकर जब उन्हें बंद करके रखना हो। बहुत दिनों तक बंद वस्त्रों को भी कभी-कभी में निकाल कर बाहर डालकर धूप हवा दिखा देनी चाहिए। अधिक दिनों तक बंद रखने से वस्त्रों पर विनाशकारी वृद्धि उत्पन्न हो जाती है और समय-समय पर धूप एवं हवा में वस्त्रों को डालते रहने से वस्त्रों की इनमें जो रक्षा की जा सकती है तथा उन्हें सड़ने एवं गलने से बचाया जा सकता है। सभी प्रकार के वस्त्रों को अल्प अथवा अधिक समय के लिए सहेज कर रखना पड़ता है और रखने के लिए बॉक्स या अलमारी का प्रयोग में घरों में किया जाता है। अलमारी वस्त्र रखने के लिए बॉक्स से भी अच्छी रहती है क्योंकि इसमें कई साइज़ की रैक तथा शेल्फ रहती है। बड़े छोटे सभी प्रकार के वस्त्रों को मोड़कर उसी नाप की रैक में रखा जा सकता है। कुछ वस्त्रों को टांगने को भी इसमें प्रबंध रहता है। टांगने के लिए गद्दीदार हैंगर आकारानुसार हैंगर तथा स्कर्ट हैंगर का वस्त्र के अनुकूल चयन करके प्रयोग करना चाहिए जिसमें वस्त्र का आकार बिगड़ने ना पाए। साड़ी टांगने का अथवा लंबी तह में रखने का स्थान प्रायः सभी अलमारियों में रहता है। इस तरह से रखी हुई साड़ी की तह नहीं बिगड़ती और समय पर अच्छी अवस्था में पहनने के लिए सुलभ हो जाती है। अलमारी में छोटे वस्त्रों को रखने के लिए एक छोटी रैक भी होती है। परिधान अलंकार को रखने के लिए भी छोटा खंड होता है जिसमें इन्हें एक निश्चित डिब्बों में अथवा पॉलीथीन बैग में रखना चाहिए जिससे इन पर धूल के कण जमने ना पाए। इन अलमारियों की जो कीमत एवं दुर्लभ वस्त्रों को पॉलीथीन बैग में लपेट कर रखना चाहिए। दैनिक प्रयोग में न आने वाले वस्त्रों को डस्ट प्रूफ बैग में बंद करके रखना चाहिए। श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है क्योंकि इन्हें फिर दोबारा झाड़ना नहीं पड़ता है। अलमारी से वस्त्रों को निकालने एवं रखने का काम सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। वार्डरोब जो वार्डरोब का मतलब है अलमारी में कपड़ों को टांगते समय उनकी बेल्ट आदि निकाल देनी चाहिए जिससे वस्त्र का आकार ना बिगड़ने पाए। जेब को खाली कर देने से वस्त्र उचित आकृति में बना रहता है। ब्रोस्ट टाई ब्रो आदि को स्वाधीन पूर्वक निकालकर अलग बंद करके रखना चाहिए। वस्त्रों को रखने या टांगने के समय उसकी जिप एवं बटन आदि को बंद कर देनी चाहिए तथा निकालते समय खोलकर निकालना चाहिए। अलमारी में गंदे वस्त्रों का स्वच्छ वस्त्रों के साथ कभी नहीं रखना चाहिए। तुरंत उतारे हुए वस्त्रों को अलमारी में बिना हवा लगाए नहीं रखना चाहिए। गंदे कपड़े जिनमें पसीना एवं धूल के कण लगे रहते हैं साफ वस्त्रों को भी साफ नहीं रहने देते। दाग धब्बे पड़े वस्त्रों को तह करके अलमारी में नहीं बंद करना चाहिए। ध्यान न रहने पर कुछ दिनों में ये दाग धब्बे पुराने पड़ने लगते हैं और फिर उन्हें छुड़ाना और भी उचित कठिन हो जाता है। कई प्रकार के धब्बे तो तहों के बीच पड़े रहने से भी तहों में फैल जाते हैं। अलमारी बंद करने के लिए वस्त्रों को भली भांति सुखाकर नमी मुक्त कर लेना चाहिए क्योंकि गीले वस्त्रों पर फफूंद लग जाती है और उनके संसर्ग से कुछ अच्छे वस्त्र भी खराब हो सकते हैं। तो ये था खराब वस्त्रों के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।